Q9 हिंदी अध्याय 41 जियांग परिवार हिल गया, अद्वितीय प्रतिभा। लियू किंगयुआन की बातें सुनकर जू झो थोड़ा चिंतन में पड़ गया। सच कहें तो उन्होंने इनर सिटी फैमिली में शामिल होने की योजना नहीं बनाई थी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि स्कूल में इनर सिटी के छात्रों के व्यवहार से वह बेहद घृणा करता था। इन दिनों वह जिन इनर सिटी परिवारों से मिला, उनका रवैया भी औसत दर्जे का था। भले ही वे दूसरों को नीची नजर से न देखते हों, लेकिन उनमें एक अंतर्निहित अहंकार था। स्कूल पहुंचते ही वे तुरंत प्रिंसिपल के कार्यालय में बैठ गए और उनके आने का इंतजार करने लगे। हालांकि शिक्षाविद लियू किंगयुआन ने यहां आने की पहल की और 6 घंटे तक उनका इंतजार किया। और तो और उन्होंने उसे भर्ती करने के लिए इस स्तर का मुआवजा पैकेज भी पेश किया, और उसका रवैया पहले से ही बहुत अच्छा था। जू झो मना करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे करे। इस समय काओ योंग ने अचानक पूछा, शिक्षाविद लियू, आपके जिया परिवार के इस स्तर के मुआवजे में वास्तव में क्या शामिल है? यद्यपि इनर सिटी परिवार अपने मुआवजे को एस स्तर से इस स्तर तक वर्गीकृत करते हैं। प्रत्येक परिवार अपनी पेशकश के लिए अलग अलग मानक रखता है। लियू किंगयुआन ने कुछ भी नहीं छिपाया और शांति से कहा, ए लेवल मुआवजे में सालाना 1 मिलियन नकद, 1.5 मिलियन मूल्य के खेती संसाधन शामिल हैं, और एक बार जब आप फर्स्ट रैंक मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं, तो आप जिया परिवार के कीमती युद्ध के तरीकों, मार्शल आर्ट और मैनुअल की स्वतंत्र रूप से जांच कर सकते हैं। बेशक ये सिर्फ आपका वर्तमान मुआवजा है। लियू किंगयुआन ने मुस्कुराते हुए जू झो को देखा और कहा, जिया परिवार के इस स्तर के सदस्य होने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपकी ताकत के साथ साथ आपका मुआवजा भी बढ़ता है। जब आप प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट या द्वितीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं, तो मुआवजा काफी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए एक प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट सालाना 3 मिलियन कमा सकता है। एक द्वितीय श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट सालाना 10 मिलियन कमा सकता है। ये शब्द कहते ही वहां का माहौल शांत हो गया। सालाना 10 लाख नकद और 15 लाख मूल्य के खेती के संसाधन, ये कुछ भी नहीं था। इसकी कुंजी थी जिया परिवार की बहुमूल्य युद्ध पद्धतियां और मैनुअल। आंतरिक शहर के प्रमुख परिवारों में से एक, जिया परिवार के पूर्वज असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। इसलिए जिया परिवार द्वारा पारित युद्ध पद्धतियां और मैनुअल इसकी विरासत है, और यह वास्तव में जू झो के मुआवजे का हिस्सा बन गया था। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ेगी, मुआवजा भी काफी बढ़ सकता है। ओह! जू झो गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका, फिर भी वह सहमत नहीं हुआ। शिक्षाविद लियू, उन्होंने गंभीरता से कहा, शिक्षाविद लियू, आप जो वेतन देने की पेशकश कर रहे हैं वह बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए कोई कीमत चुकानी होगी। बिना पुण्य के सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। चूंकि जिया परिवार इतना अच्छा मुआवजा देने को तैयार था, इसलिए इसकी कीमत चुकाना संभव नहीं था। ये सुनकर लियू किंगयुआन नाराज नहीं हुआ, इसके विपरीत उसकी नज़र और अधिक प्रशंसापूर्ण हो गई। ऐसी उदार शर्तों का सामना करते हुए न केवल वह तुरंत सहमत नहीं हुआ, बल्कि उसने ये भी सोचा कि उसे क्या देना चाहिए। इस प्रकार का स्थिर व्यक्तित्व आमतौर पर हाई स्कूल के नए छात्रों में नहीं दिखता। जिया परिवार आप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लियू किंगयुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिया परिवार में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपना अंतिम नाम बदलना होगा। आप इसे किसी बड़े उद्यम या शक्ति में शामिल होने के रूप में सोच सकते हैं। जहां तक मैंने उल्लेखित मुआवजे की बात है, तो यह जिया परिवार का आप में किया गया अग्रिम निवेश है, जो आपको शीघ्र ही एक सच्चा पावरहाउस बनने में मदद करता है। यह एक निवेश है, एक सद्भावना भी है। जिया परिवार की सद्भावना आपके प्रति है। जब आप सचमुच एक मजबूत व्यक्ति बन जाएंगे और जिया परिवार को मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा, तो हम आशा करते हैं कि आप इस उपकार को याद रखेंगे और मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। ये कहते हुए उन्होंने अचानक अपना स्वर बदला और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि आपको इनर सिटी परिवारों के बारे में बहुत चिंताएं हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? जिया परिवार को आपकी सदस्यता की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी वे आपको इस स्तर का मुआवजा देंगे, जो इस स्तर के मुआवजे के साथ आप में अग्रिम निवेश करने के बराबर है। इसलिए आपको हमारा एहसान चुकाना होगा। ये कैसा लगता है? ये कहते ही बगल में बैठे प्रिंसिपल ने तुरंत आश्चर्य व्यक्त किया, आपको जिया परिवार में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप इस स्तर का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। लियू किंगयुआन ने सिर हिलाया और कहा, इसे जिया परिवार द्वारा शीर्ष प्रतिभाओं की भर्ती का तरीका भी माना जाता है। हम बाहरी तौर पर घोषणा करते हैं कि वह जिया परिवार का इस स्तर का सदस्य है,
लेकिन उसे जिया परिवार में शामिल होने की जरूरत नहीं है और वह अभी भी इस स्तर के सदस्य के लाभों का आनंद ले सकता है। मेरा मानना है कि जू झोऊ इस भर्ती का हकदार है। ये सुनकर जू झोऊ चुप हो गया। दूसरे पक्ष ने इस बिंदु तक बात की थी और वास्तव में अत्यंत ईमानदारी का परिचय दिया था। अब उसे जिया परिवार में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके बदले उसे सीधे एक शीर्षक और कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। बस उसे एक एहसान बेचने के लिए उम्मीद है कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह जिया परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकेगा। संक्षेप में कहें तो इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। ओह, एक बात तो मैं अभी बताना भूल ही गया, लियू किंगयुआन ने अचानक कहा, इस बार मैं इन सिटी रेजिडेंसी प्रदान नहीं कर सकता। यदि आप सहमत हैं तो आप तुरंत जिया परिवार के लेवल उपचार का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपका निवास इनर सिटी में नहीं बदला जा सकता है। इनर सिटी रेजिडेंसी। जू झोऊ थोड़ा हैरान था। सामान्यतः इनर सिटी परिवार का ए लेवल सदस्य बनने से आपका निवास स्वतः ही इनर सिटी में परिवर्तित हो जाता है। लियू किंगयुआन ने धीरे से समझाया, लेकिन मैंने जो ऊपर कहा है उससे आप वास्तव में जिया परिवार में शामिल नहीं हो सकते। स्वाभाविक रूप से आपको इनर सिटी रेजिडेंसी भी नहीं मिल सकती। जू झोऊ ने हल्का सा सिर हिलाया। इनर सिटी निवास पाने में असमर्थ। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। फिलहाल उसकी इनर सिटी जाने की कोई योजना नहीं थी। इसके अलावा लियू किंगयुआन द्वारा किए गए पिछले वादे भी बहुत सही लग रहे थे। बहुत अधिक परिपूर्ण होना लगभग वास्तविक नहीं लगता था। अब इस छोटी सी खामी ने वास्तव में जू झोऊ को बहुत अधिक सहज महसूस कराया। जू झोऊ। लियू किंगयुआन ने उसकी ओर देखा और शांति से बोला, मैंने वह सब कुछ बता दिया है जो मुझे बताना था। तुम सहमत हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। इस बार जू झोऊ ने कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। शिक्षाविद लियू, मैं आपसे सहमत हूं। ओह, लियू किंगयुआन थोड़ा हैरान हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बहुत सारे लाभ गिनाने के बाद भी जू झोऊ सहमत नहीं होंगे, लेकिन इस दोष का उल्लेख करने पर उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। जल्द ही लियू किंगयुआन मुस्कुराया और प्रशंसा की, अच्छा, बोल। जू झोऊ, मैंने लिंजियांग फर्स्ट हाई स्कूल से स्नातक किया है, इसलिए तुम मेरे जूनियर माने जाते हो। मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। लियू किंगयुआन मुस्कुराया, इसके लिए क्या कहा जाए, क्षतिपूर्ति के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से आपको हर साल नकद में अतिरिक्त 10 लाख की सब्सिडी दूंगा। वरिष्ठ लियू, ये। जू झोऊ की आंखें चौड़ी हो गईं। मना करने की कोई जरूरत नहीं है, अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। लियू किंगयुआन ने अपने ब्रीफकेस से एक दस्तावेज निकालते हुए दिल खोलकर हंसा। एक बार इस अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद आप भविष्य में दक्षिणी राज्य जिया परिवार के स्तर के उपचार का आनंद ले सकेंगे। ये देखकर डीन और बगल में खड़े काओ योंग ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। क्या ये सच है कि लियू किंगयुआन तो जू झोऊ को एक अतिरिक्त मिलियन भी दे रहा था? ये तो 10 लाख है। कितने लोग हैं जो अपना पूरा जीवन बचाते हैं और इतनी धनराशि जमा नहीं कर पाते? इस समय डीन और काओ योंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि वे बूढ़े हो रहे हैं। जू झोऊ को पता नहीं था कि वे क्या सोच रहे थे। इस समय उन्होंने अनुबंध स्वीकार कर लिया और इसकी गंभीरता से जांच शुरू कर दी। ... जब जू झोऊ अनुबंध की समीक्षा कर रहा था, लिंजियांग शहर से हजारों मील दूर जियांग शहर में, जहां जियांग परिवार का मुख्यालय स्थित है, एक विज्ञान कथा शैली के कंप्यूटर कक्ष में एक कर्मचारी एक विशाल कंट्रोल कंसोल के सामने बैठा हुआ स्क्रीन पर काम कर रहा था। आभासी दुनिया के लिए वैश्विक सर्वर के प्रशासक के रूप में जियांग हाओ का दैनिक कार्य देश भर में आभासी पॉड से भेजे गए संदेशों की समीक्षा करना था। एक तरफ वह कीड़े ढूंढ रहा था, दूसरी ओर उन्होंने वास्तविक समय की रैंकिंग की जांच की ताकि पता चल सके कि क्या कोई नया उभरता सितारा सामने आया है। आभासी दुनिया में मार्शल कलाकारों की लड़ाइयों को रैंकिंग के आंकड़ों के लिए सर्वर पर अपलोड किया जाता है। इस समय जियांग हाओ राष्ट्रीय हाई स्कूल रैंकिंग सूची ब्राउज कर रहा था। हम रैंक 21 लिंजियांग फर्स्ट हाई स्कूल जू झोऊ। जल्द ही जियांग हाओ ने हाई स्कूल रैंकिंग सूची में एक अजीब नाम देखा, लेकिन कुछ ही देर बाद जियांग हाओ को लगा कि यह नाम कुछ जाना पहचाना है, जैसे उसने इसे पहले कहीं सुना हो। जियांग हाओ ने विवरण पृष्ठ पर क्लिक किया और ब्राउज करना जारी रखा। एक युद्ध में लगातार 345 10 स्तरीय उत्परिवर्ती जानवरों को मारने में 11 घंटे और 20 मिनट लगे। जियांग हाओ पहले तो शांत था, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ा उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। क्या 11 घंटे?
जियांग हाओ ने जल्दी से अपनी आंखें रगड़ी, फिर से देखा और फिर एक हैरान करने वाला भाव दिखाया। वह कैसे संभव है? वह बुदबुदाया, यहाँ तक कि जिया युवेन, जो पहले स्थान पर है, केवल 4.5 घंटे तक लड़ता है। हालांकि जियांग हाओ को झटका लगा, लेकिन उन्हें डेटा की वैधता पर जरा भी संदेह नहीं था। ये युद्ध समय अन्य लोगों को दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि कुछ विशेष अनुमति वाले आधिकारिक कर्मचारी भी इसे नहीं देख सकते। केवल जियांग परिवार ही सभी डेटा देख सकता है। एक बार जब ये डेटा रिकॉर्ड हो गया तो इसे तुरंत जियांग परिवार पर अपलोड कर दिया गया, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस समय जियांग हाओ बहुत हिल गया था। उसे एहसास हुआ कि जू जू नाम का ये युवक हालांकि केवल 21वें स्थान पर है, लेकिन इसमें जिया युवेन से कम क्षमता नहीं हो सकती है, जो पहले स्थान पर है। लेकिन ये तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी नहीं था। लिनजियांग फर्स्ट हाई स्कूल। जियांग हाओ ने ध्यान से विस्तृत परिचय पढ़ा। बाहरी शहर जिले का छात्र, भीतरी शहर से जुड़ा नहीं। उसका दिल धड़क उठा, ऐसी प्रतिभा जिसे जियांग परिवार नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अगले ही पल जियांग हाओ ने जल्दी से फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। अंगूठी। फोन कनेक्ट हो गया था। बॉस, मैंने एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा की खोज की है। कॉल कनेक्ट होते ही जियांग हाओ ने उत्साह से कहा। जल्द ही मुख्य सभा का प्रभारी, एक उच्च पदस्थ अधिकारी वहां पहुंचा। बॉस, जियांग हाओ ने डिस्प्ले स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वह व्यक्ति है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, देखो। नेता गंभीर दिखे और जल्दी से सारी बातें पढ़ने लगे। कुछ ही देर में उसने आश्चर्य व्यक्त किया। 11 घंटे तक लगातार युद्ध, 345 उत्परिवर्तित जानवरों को मारना। रुको, ये जू झोउ तो हाई स्कूल के अपने पहले वर्ष में ही है। नेता ने तुरंत ही मुख्य बात समझ ली। उसके अलावा जियांग हाओ भी हैरान था, हाई स्कूल के पहले साल में ही। उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। सामान्यतः राष्ट्रीय हाई स्कूल रैंकिंग में स्थान पाने वाले छात्र तृतीय वर्ष के छात्र होते हैं, ये पहले से ही एक आदर्श स्थिति है। लेकिन जू झोउ, वो वास्तव में प्रथम वर्ष का छात्र है। जियांग हाओ फिर से चौंक गया। इस बीच नेता गंभीर बने रहे और नियंत्रण कक्ष पर काम करना शुरू कर दिया। जियांग हाओ की तुलना में उसके पास अधिक विशेषाधिकार थे और इस समय वह सीधे जू झोउ की सभी जानकारी तक पहुंच सकता था। इसमें जू झोउ की विशिष्ट आयु, जागृत प्रतिभा और आभासी दुनिया में युद्ध संबंधी डेटा शामिल था। जानवर प्रतिभा, ड्रैगन परिवर्तन। नेता की आंखें आश्चर्य से भर गईं। नेता, क्या वह बहुत प्रतिभाशाली है? जियांग हाओ तुरंत दंग रह गया। उन्होंने उन अफवाहों को याद किया कि लिनजियांग फर्स्ट हाई स्कूल ने एस स्तर की प्रतिभा वाले एक छात्र के कारण स्कूल के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली छात्रों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया था। इसका प्रभाव इतना अधिक था कि यह यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गया। लेकिन बाद में जब जियांग परिवार ने जांच की तो पता चला कि यह एस स्तर की प्रतिभा नहीं थी, बल्कि जानवर जैसी प्रतिभा थी। जियांग हाओ कुछ हद तक निराश था। तो यह वही है, ये जानवर प्रतिभा कैसे हो सकती है? यह महत्वपूर्ण नहीं है। नेता ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसके युद्ध संबंधी डेटा को देखो। 10 दिन पहले उसने 15 आभासी उत्परिवर्तित जानवरों को मार डाला था, जिसमें आधे घंटे का समय लगा था। वह पिछले 10 दिनों से आभासी दुनिया में संघर्ष कर रहा है। नेता की आंखें चमक उठी। 10 दिन में ही उसने ऐसे नतीजे हासिल कर लिए। अगर उसके पास 1 महीना होता, 1 साल। ये सुनकर जियांग हाओ को भी एहसास हुआ, वास्तव में उसके सुधार की दर अतिरंजित है। उसकी स्पिरिट प्रतिभा के साथ साथ सुधार की इतनी अधिक दर, और वह अभी अपने पहले वर्ष में ही है। उन्होंने गहरी सांस ली। भले ही इस छात्र में असाधारण प्रतिभा हो, लेकिन वह 20 स्तर के सदस्य के मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। 20 स्तर। नेता ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। गुआंगहान मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी वहां साधारण प्रतिभा की साधना गति को 10 गुना बढ़ाने के लिए एक शोध कर रही है। एक बार यह शोध सफल हो गया तो महान प्रतिभाएं भी सीमित नहीं रहेंगी। यदि जू झोउ नामक ये छात्र इससे लाभ उठा सकता है तो उसकी राक्षसी प्रतिभा अब बंधन नहीं रहेगी। उस समय वह कम से कम इस स्तर की क्षमता प्रदर्शित करेगा, शायद एस स्तर के बराबर भी। ये कहते हुए नेताजी के चेहरे पर तुरंत गंभीरता आ गई। एस स्तर के सदस्य परिवार के उच्चतम स्तर का प्रतीक है। यह एस स्तर सिर्फ एस स्तर की प्रतिभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि क्यूई रक्त, आत्मा, युद्ध तकनीक और युद्ध प्रदर्शन का एक व्यापक मूल्यांकन है। पूरे जियांग परिवार में वे 1 वर्ष में एक भी एस स्तर के सदस्य की भर्ती नहीं कर सकते हैं।
वर्तमान में नेता ने जियांग परिवार के प्रत्यक्ष वंशावली अधिकारियों को सूचित करने के लिए फोन उठाया। इस मामले में प्रत्यक्ष वंश से निर्णय की आवश्यकता है। जियांग परिवार में एक से अधिक प्रत्यक्ष वंश हैं, जिनमें से कई प्रत्यक्ष रक्त रेखाएं जियांग परिवार के पूर्वजों से चली आ रही हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक को जियांग परिवार में बुजुर्गों के रूप में बहुत उच्च दर्जा प्राप्त है। इन परिवार के बुजुर्गों के वंशज अब जियांग परिवार के प्रत्यक्ष वंश के उच्च अधिकारी हैं, जो अत्यंत प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष वंश की दूसरी पीढ़ी के रूप में भी जाना जाता है, और वह दूसरी पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंश में से एक को जानता है। बीप, कॉल कनेक्ट हो गई। बड़े जियांग, मैंने एस स्तर के बराबर की प्रतिभा की खोज की है। नेता ने जल्दी से स्थिति समझाई। दूसरी ओर जियांग परिवार की दूसरी पीढ़ी के प्रत्यक्ष वंशज जियांग पोजुन ने ये सुनने के बाद मामले को बहुत गंभीरता से लिया। वास्तव में यह एक ऐसी प्रतिभा है जिसका पोषण किया जाना चाहिए। यदि वह विकसित हो सकता है तो वह उन एस स्तर के प्रतिभाशाली लोगों से कमतर नहीं होगा। जियांग पोजुन ने कहा, तो आप किसी को तुरंत लिनजियांग शहर भेजें, पहले उसे ए लेवल की सदस्यता का वादा करें। नेता ने जवाब देने से पहले ही सिर हिला दिया, लेकिन जियांग पोजुन को अचानक कुछ याद आया और उसने आश्चर्य से कहा, एक मिनट रुको, लिनजियांग शहर? मेरी पोती, वो लड़की जियांग लैन वहां लगती है, तुम्हें पहले जाने की जरूरत नहीं है, मैं उससे पूछ लूंगा। मिस जियांग वहां है। नेता को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर राहत की सांस ली। उनके वहां होने से यह अन्य परिवारों द्वारा छीना नहीं जाना चाहिए। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को यदि कोई अन्य बड़ा परिवार छीन ले तो ये जियांग परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। जियांग पोजुन ने हंसते हुए कहा, निश्चिंत रहें, मेरी पोती ने पहले ही ऐसी शानदार प्रतिभा की खोज कर ली होगी, शायद जियोलैन ने पहले ही उस पर हस्ताक्षर कर लिए होंगे। ... लिनजियांग प्रथम हाई स्कूल। एक बैठक कक्ष के अंदर जू झो ने अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर किए तथा अपना बैंक खाता नंबर, घर का पता आदि भरा। अभी अभी उन्होंने अनुबंध की सावधानीपूर्वक समीक्षा की थी। इस प्रक्रिया के दौरान काओ योंग ने बिना किसी समस्या के किनारे से निगरानी की। जल्द ही जू झो ने अनुबंध लियू किंगयुआन को सौंप दिया। जू झो, लियू किंगयुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से आप जिया परिवार के ए लेवल सदस्य के उपचार का आनंद लेंगे और भविष्य में एस लेवल उपचार में पदोन्नत होने का अवसर भी होगा। वादा किया गया नकद धन और खेती के संसाधन आपको बाद में भेजे जाएंगे। लियू किंगयुआन मुस्कुराया, जिया परिवार के कुछ मामलों के बारे में मैं उन्हें आपके फोन पर भेजूंगा। धन्यवाद सीनियर लियू। जू झो ने सिर हिलाया। इसके बाद लियू किंगयुआन ने कुछ और निर्देश दिए। फिर प्रिंसिपल ने लियू किंगयुआन को कार्यालय की ओर खींच लिया। जू झो को आश्चर्य नहीं हुआ, वह पहले से ही जानता था कि उन दोनों के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता था। प्रिंसिपल और अन्य लोगों के चले जाने के बाद जू झो ने हल्की सांस छोड़ी। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में इनर सिटी फैमिली के साथ जुड़ गया। यद्यपि वह वास्तव में जिया परिवार में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि वह इस तरह के उपचार का लाभ उठा रहा है, इसलिए भविष्य में संभवतः उसका जिया परिवार के साथ कुछ संबंध होगा। हालांकि किस परिवार के लोग वास्तव में मायने नहीं रखते हैं, जू झो को लियू किंगयुआन द्वारा वादा किए गए खेती के संसाधनों की परवाह है। खेती के संसाधन 1.5 मिलियन मूल्य के हैं। जू झो ने मन ही मन सोचा, इनसे मेरी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। जू झो, इस समय काओ योंग अचानक बगल से बोला, क्या आप 1000 दानव गुफा में जाने की योजना बना रहे हैं? जू झो हैरान रह गया। शिक्षक ने अचानक ये क्यों पूछा? काओ योंग ने उसकी ओर देखा और सख्ती से कहा, इन दिनों आभासी उत्परिवर्तित जानवरों के खिलाफ आपकी निरंतर लड़ाई, क्या वे 1000 दानव गुफा में प्रवेश करने की तैयारी के लिए हैं? ये सुनकर जू झो ने हल्के से खांसते हुए सिर हिलाया, मैं इसे शिक्षक से नहीं छिपा सकता। तुम काओ योंग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे और उसने आह भरी। इससे पहले उन्होंने जू झो से कहा था कि तलवारबाजी के तीसरे स्तर को तोड़ने के बाद फिर से 1000 दानव गुफा पर चर्चा करें। परिणाम अप्रत्याशित था, इस बच्चे ने सचमुच सफलता हासिल कर ली। 1000 दानव गुफा बहुत खतरनाक है। काओ योंग ने जू झो को देखा और गंभीरता से कहा, यहां तक कि ड्रैगन टाइगर रैंकिंग के शीर्ष 10 में रहने वाले लोग भी वहां अपना अंत पा सकते हैं। यहां तक कि ड्रैगन टाइगर रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल लोग भी गिर सकते हैं। जू झो को थोड़ा आश्चर्य हुआ। काओ योंग ने गंभीरता से कहा, निषिद्ध क्षेत्र में आपको न केवल उत्परिवर्तित जानवरों से बल्कि मनुष्यों से भी सावधान रहना होगा। निषिद्ध क्षेत्र में फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं है,
इसलिए अंदर चाहे कुछ भी हो, अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। निषिद्ध क्षेत्र में समय समय पर डकैती और हत्या की घटनाएं होती रहती हैं। ये शब्द सुनकर जू झोऊ थोड़ा चौंक गया। आप फोटो या वीडियो क्यों नहीं ले सकते? उसने शिक्षक की ओर आश्चर्य से देखा। काओ योंग ने कहा, क्योंकि निषिद्ध क्षेत्र में 20 ट्रेस के कुछ मजबूत आंकड़े इसकी अनुमति नहीं देते हैं। अगर फोटो या वीडियो लिया जाता है तो यह महसूस किया जा सकता है और जानवरों की बाढ़ आ सकती है। जानवर दौड़ के मजबूत आंकड़े इसकी अनुमति नहीं देते हैं। जू झोऊ ने अपनी सांस रोक ली। ऐसा लगता है कि हजार दानव गुफा के निषिद्ध क्षेत्र में अत्यंत शक्तिशाली उत्परिवर्तित जानवर भी मौजूद हैं। काओ योंग ने आगे कहा, इसके अलावा निषिद्ध क्षेत्र में कुछ पंथ मार्शल कलाकार भी हैं। ये लोग पागल हैं और देखते ही मार देते हैं। उनसे मिलना बेहद खतरनाक है। पंथ मार्शल कलाकार। जू झोऊ ने ये शब्द पहली बार सुना था। बेशक आपके उनसे मुठभेड़ की संभावना अधिक नहीं है, काओ योंग ने कहा, लेकिन यदि आप वास्तव में ऐसा करते हैं तो आपकी बहन भी गंभीर खतरे में होगी। इस बिंदु पर उन्होंने पूछा, क्या आपने ली रुओक्सी के साथ पंजीकरण किया है? जू झोऊ ने सिर हिलाया। हजार दानव गुफा में प्रवेश करने के लिए पहले से ही अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ली रुओक्सी के साथ मिलकर एक सामाजिक मार्शल कलाकार के रूप में पंजीकरण कराया था। ली रुओक्सी के परिवार के सदस्य के रूप में वह एक साथ निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। वर्तमान में हजार दानव गुफा 3 दिनों में खुलेगी। भले ही काओ योंग इसे रोकना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इस समय काओ योंग ने जू झोऊ को गंभीर निगाह से देखा। चूंकि आपने पंजीकरण करा लिया है, इसलिए जब आप हजार दानव गुफा में प्रवेश करेंगे तो अपनी बहन के साथ रहेंगे। ली रुओक्सी शक्तिशाली है, उसकी सुरक्षा से आप सुरक्षित रहेंगे। उसने सख्ती से कहा, उससे अलग मत हो जाना। अगर तुम हजार दानव गुफा में अकेले हो तो ये जोड़े में रहने से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। क्यों? जू झोऊ हैरान था। क्योंकि रात में हजार दानव गुफा बेहद खतरनाक होती है। काओ योंग ने गहरी आवाज में कहा, रात में आपको सोने की जरूरत है न? कुछ उत्परिवर्तित जानवर चुपचाप आकर आपको खा सकते हैं और आप प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे जब तक कि वहां कोई आप पर नजर रखने के लिए न हो। काओ योंग ने कहा, ये टीम के साथियों का महत्व है और यही कारण है कि स्कूल को हजार दानव गुफा में प्रवेश करने से पहले कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। झोऊ के चेहरे पर एहसास की झलक दिखी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सामाजिक मार्शल कलाकार अपने परिवार के किसी सदस्य को हजार दानव गुफा में ला सकता है। पहले तो वह हैरान था कि क्या परिवार के किसी सदस्य को ऐसी खतरनाक जगह पर ले जाना उनकी मौत नहीं होगी। अब ऐसा लगता है कि अकेले जाने का मतलब होगा और भी जल्दी मरना। इसके बाद काओ योंग ने जू झोऊ को कुछ और खतरों के बारे में समझाया। इस प्रक्रिया के दौरान जू झोऊ की भावनाएं लगातार बढ़ रही थीं। वह जानता था कि हजार दानव गुफा एक निश्चित स्थान है, बहुत खतरनाक है, लेकिन काओ योंग ने जो कहा उसने उसकी कल्पना को और उलट दिया। हजार दानव गुफा खतरों से भरी हुई है। काओ योंग ने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन अगर आप पहले से जानते हैं तो आप अपने बचने की संभावना को काफी बढ़ा सकते हैं। कल तुम्हें प्रिंसिपल के दफ्तर जाना चाहिए। प्रिंसिपल तुम्हें कुछ विवरण बताएंगे। हाँ गुरुजी, जू झोऊ ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह सचमुच हजार दानव गुफा के बारे में बहुत कम जानता था और अब समय आ गया था कि वह इसके बारे में जाने। काओ योंग ने याद दिलाया, इसके अलावा चूंकि आप जिया परिवार के सदस्य बन गए हैं, इसलिए आप जिया परिवार के आंतरिक चैनलों के माध्यम से कुछ युद्ध कवच और हथियार खरीद सकते हैं। युद्ध कवच? जू झोऊ थोड़ा हैरान हुआ। युद्ध कवच पारंपरिक कवच नहीं है, बल्कि उच्च तकनीक वाली सामग्रियों से बना नर्म कवच है जो प्राप्त होने वाली अधिकांश क्षति की भरपाई कर सकता है। काओ योंग ने बताया, हालांकि स्कूल में भी युद्ध कवच है, लेकिन यह जिया परिवार के कवच जितना प्रभावी नहीं है। हजार दानव गुफा में प्रवेश करते समय आपको पूरी तरह सुसज्जित होना होगा, अन्यथा एक बार घायल होने पर मृत्यु दर बहुत बढ़ जाएगी। जू झोऊ ने गंभीरता से सिर हिलाया। जब 2 मिलियन की नकदी उसके खाते में जमा हो जाएगी तो उसे हथियार तैयार कर लेने चाहिए। भले ही वह कृपाण तकनीक के तीसरे स्तर को तोड़ दे तथा असाधारण रूप से खतरनाक हजार दानव गुफा का सामना करे, तो भी उसे पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। एक बार निषिद्ध क्षेत्र में पहुंचने के बाद किसी भी प्रकार की प्रतिभाशाली उपाधि का कोई महत्व नहीं रह जाता। केवल शक्तिशाली ही जीवित रह सकते हैं। ठीक है, मैंने हजार दानव गुफा के बारे में काफी कुछ कह दिया है।
काओ योंग ने जू झोऊ को देखा और अचानक गंभीरता से कहा, चूंकि आपने जाने का फैसला कर लिया है, इसलिए मैं आपके आत्मविश्वास को ज्यादा नहीं तोड़ सकता। मार्शल आर्टिस्टों को लड़ना पसंद हो या न हो, लेकिन वे लड़ने से नहीं डर सकते। यदि एक योद्धा में लड़ने का साहस है तो उसे अवश्य लड़ना चाहिए। जू झोऊ का दिल दहल गया। दरअसल शिक्षक द्वारा उन खतरों के बारे में बताई गई बातें सुनकर वह थोड़ा आशंकित महसूस कर रहा था। काओ योंग खड़ा हुआ और गंभीरता से बोला, यद्यपि 1000 दानव गुफा खतरनाक है, लेकिन उन खतरों के साथ अकल्पनीय लाभ भी मौजूद हैं। मार्शल आर्टिस्ट इन लाभों के लिए स्वर्ग, पृथ्वी और अन्यों के खिलाफ लड़ते हैं। मार्शल कलाकारों को संघर्ष करना चाहिए। मार्शल कलाकारों का उद्देश्य संघर्ष करना है। क्या तुम समझ गए, जू झोऊ? काओ योंग की आवाज बहुत तेज और गरजदार थी, जिसने शू झोऊ के दिल की उदासी को दूर कर दिया। लड़ने और संघर्ष करने का साहस, यही एक मार्शल आर्टिस्ट है। ये बात न केवल शिक्षक ने कही है, बल्कि ली रोक्सी ने भी कही है, और प्रिंसिपल ने भी। मार्शल आर्टिस्ट में खून बहाने का साहस होना चाहिए और किसी भी समय खून बहाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जू झोऊ ने शिक्षक की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई तथा उसने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया, शिक्षक। अच्छा, काओ योंग ने हल्का सा सिर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, हर बार जब निश्चित क्षेत्र खुलेगा तो सरकार एक रैंकिंग सूची जारी करेगी। ये रैंकिंग आभासी विश्व रैंकिंग के समान है और आपके द्वारा मारे गए उत्परिवर्तित जानवरों के आधार पर निर्धारित होती है। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जो इस सूची में अपना नाम दर्ज करा सकता है, उसे असाधारण रूप से उदार पुरस्कार प्राप्त होंगे। frweb8oval.com। काओ योंग ने जू झोऊ को गहराई से देखा, ये पुरस्कार शायद जिया परिवार से मिलने वाले पुरस्कारों से भी अधिक उदार होंगे। जू झोऊ ने अपनी सांस रोक ली। जिया परिवार की पेशकश से भी अधिक उदार। ये पुरस्कार कितने उदार होने चाहिए? हालांकि काओ योंग ने विस्तार से बताना बंद कर दिया और कहा, एक और बात है जिस पर मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं। उसने अपनी जेब से एक छोटी पुस्तिका निकाली। यह माउंटेन ब्रेकिंग सेबर तकनीक के चौथे स्तर के लिए प्रशिक्षण पद्धति है। इसे लें और देखें, उन्होंने कहा। शू झोऊ ने पुस्तिका लेते समय आश्चर्य व्यक्त किया। इसे देखने के बाद वह और भी आश्चर्यचकित हुआ। गुरुजी, क्या पहाड़ तोड़ने वाली कृपाण तकनीक केवल 3 स्तरों से बनी नहीं है? सिर्फ पहाड़ तोड़ने वाली कृपाण तकनीक ही नहीं, हाई स्कूल के छात्रों द्वारा अभ्यास की जाने वाली सभी युद्ध तकनीकें बुनियादी तकनीकें हैं और उनमें केवल 3 स्तर हैं। चौथे स्तर के बारे में क्या? ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, क्योंकि एक बार जब कोई प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है तो उसके लिए बुनियादी युद्ध तकनीकें उपयुक्त नहीं रहती, उन्हें उच्च स्तरीय तकनीकों का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। वास्तव में इसमें केवल 3 स्तर हैं, काओ योंग ने कहा। यह मूल तकनीक पर आधारित एक उन्नत तकनीक है। तुमने इसमें सुधार किया। जू झोऊ अचंभित रह गया। ये ज्ञात है कि जो लोग साधना तकनीक बनाते हैं वे सभी 8वीं कक्षा या उससे ऊपर के शीर्ष योद्धा होते हैं। और जहां तक उसे पता था, काओ योंग उस समय केवल 3री कक्षा में था। अधिकांश हाई स्कूल शिक्षक 3री और 4थी कक्षा के बीच में हैं। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? काओ योंग ने शांति से कहा, जब मैं जागा था तो मुझमें तकनीक बनाने की उच्च योग्यता थी। आप जिस पर्वत तोड़ने वाली कृपाण तकनीक का अभ्यास करते हैं, वह वास्तव में मेरे द्वारा बनाई गई थी। इस बार जू झोऊ वास्तव में अचंभित था। क्या पहाड़ तोड़ने वाली सेबर तकनीक शिक्षक द्वारा बनाई गई थी? लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि पर्वत तोड़ने वाली कृपाण तकनीक वास्तव में बहुत ही दुर्जय थी, विशेष रूप से दूसरे स्तर से प्राप्त अंतिम चाल, जो अन्य युद्ध तकनीकों के तीसरे स्तर की शक्ति के बराबर थी। क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? काओ योंग ने हल्की मुस्कान दिखाई। मार्शल आर्टिस्ट जो अभी तक रैंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे केवल बुनियादी तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं और उच्च स्तरीय तकनीकों का अभ्यास नहीं कर सकते। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन मैंने आपको जो माउंटेन ब्रेकिंग सेबर तकनीक का चौथा स्तर दिया है, आप उसका अभ्यास अभी कर सकते हैं, और इसकी शक्ति कुछ उच्च स्तरीय तकनीकों से कम नहीं है। जू झोऊ का दिल कांप उठा। प्रथम श्रेणी में आगे बढ़ने के बाद अभ्यास की जाने वाली तकनीकों के भी स्तर होते हैं, जिनमें उच्च स्तरीय तकनीकें सर्वोच्च गुणवत्ता वाली तकनीकों को संदर्भित करती हैं। समान स्तर पर उच्च स्तरीय तकनीकों में प्रशिक्षित लोग निम्न स्तरीय तकनीकों में प्रशिक्षित लोगों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। लेकिन काओ योंग के अनुसार माउंटेन ब्रेकिंग सेबर तकनीक का चौथा स्तर कुछ उच्च स्तरीय तकनीकों के बराबर है। धन्यवाद गुरुजी। जू झोऊ ने सच्चे मन से धन्यवाद दिया।
ये शिक्षक का श्रमसाध्य प्रयास था, जिसमें कई वर्ष या 10 वर्ष से भी अधिक समय लगा होगा। आज यह उन्हें मुफ्त में दिया गया। एक तरह से यह शिक्षक की विरासत है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, जल्दी घर जाओ। काओ योंग ने हाथ हिलाया और कहा। ठीक है, तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए, जू झो ने कहा। सचमुच देर हो रही थी, 10 बज चुके थे। जू झो ने अपने शिक्षक को अलविदा कहा और जाने के लिए मुड़ा। जू झो के चले जाने के बाद 1000 दानव गुफा। काओ योंग ने खिड़की के बाहर विरल चांदनी को देखा और बुदबुदाया, छोटे लड़के वहां मत गिरना। मैंने अभी तक बॉक्स के नीचे की चीजें नहीं सिखाई हैं। ... दूसरी ओर घर की ओर चलते हुए शू झो उस छोटी पुस्तिका को देखता रहा जो शिक्षक ने उसे दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कृपाण तकनीक का ये चौथा स्तर इतना उत्कृष्ट होगा। जू झो ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस चौथे स्तर को समझ सकता हूं, तो मैं प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ भी मुकाबला कर सकता हूं। वह और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। शिक्षक ने उसे जो दिया था वह सचमुच बहुत कीमती था। इसका मूल्य नकद में 2 मिलियन से भी अधिक हो सकता है। मैं पहले घर जाऊंगा, जू झो ने मन ही मन सोचा और छोटी पुस्तिका रख दी। उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था और वह बहुत भूखा था। ... वापस घर। ली रुक्सी लिविंग रूम में बैठी थी, उसकी आवाज शांत थी। आज इतनी देर से वापस आए। शिक्षक से थोड़ी देर बातचीत हुई। जू झो ने सिर हिलाया। बोलते समय जू झो ने चुपचाप ली रुक्सी की ओर देखा। वापस आते समय उसे पता चल गया था कि ली रुक्सी दूर से उसका पीछा कर रही थी। घर पहुंचने से ठीक पहले ली रुक्सी ने अचानक गति बढ़ा दी और उससे पहले घर पहुंच गई। फिर लिविंग रूम में बैठ गई और नाटक करने लगी कि वह बहुत पहले ही वापस आ गई थी। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? ली रुक्सी ने जू झो की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... कुछ नहीं, जू झो मुस्कुराया। दरअसल वह ली रुक्सी को बताना चाहता था कि उसने उसकी उपस्थिति को बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। हालांकि कुछ सोच विचार के बाद जू झो ने उसे उजागर न करने का निर्णय लिया। आखिरकार ली रुक्सी ने ये काम इस चिंता के कारण किया था कि उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर उसने उसका चेहरा सबके सामने उजागर कर दिया तो ली रुक्सी शर्मिंदा और क्रोधित हो सकती है और फिर उसे पीट सकती है। हुआंग यूनेक्सुआन इन दिनों आपको कोई परेशानी तो नहीं दे रहा है ना? ली रुक्सी ने पूछा। नहीं, जू झो ने अपना सिर हिलाया। इस बारे में बोलते हुए उन्होंने ये भी अजीब पाया कि हाल ही में हुआंग यूनेक्सुआन और लियू हे और शी लेई के नेतृत्व में आंतरिक शहर के छात्रों के समूह ने ज्यादा परेशानी नहीं पैदा की। लेकिन मैंने अफवाहों से सुना है कि वे दोनों अक्सर निजी तौर पर मिलते रहे हैं। क्या वे कोई षड्यंत्र रच रहे हैं? जू झो का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने ली रुक्सी को देखा। हुआंग यूनेक्सुआन और लियू हे के बीच वास्तव में कभी कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन जब से उन्होंने उससे दुश्मनी मोल ली, दोनों अचानक करीब आ गए, जिससे उसका संदेह बढ़ गया। इसके अलावा शी लेई के नेतृत्व में लोगों का समूह, जो अपने आंतरिक शहर की स्थिति पर भरोसा करके स्कूल में परेशानी पैदा करता था, भी इस दौरान चुप रहा, जो और भी अजीब बात है। उन्हें नजरअंदाज करो। ली रुक्सी काफी शांत थी। 1000 दानव गुफा 3 दिन में खुलती है, उसने उदासीनता से कहा। सुनिश्चित करें कि आप अपने युद्ध कवच तैयार करें, अपने आप को सशस्त्र करें। ठीक है। उसे इतना आश्वस्त देखकर जू झो के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। वह खाने की मेज के पास गया और आश्चर्य से देखा। रात के 11 बज चुके थे, फिर भी डाइनिंग टेबल पर बर्तन अभी भी भाप छोड़ रहे थे, जो स्पष्ट रूप से ली रुक्सी ने उसके लिए गर्म किया था। जू झो ने अपनी बहन की ओर देखा और ली रुक्सी ने उसे अनदेखा कर दिया और अपने कोमल पैरों पर नंगे पैर चलकर सोने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। मध्यरात्रि। पेट भर खा पीकर जू झो अपने शयन कक्ष में लौट आया। क्रेक। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक क्रूर हवा उस पर टूट पड़ी। वहां 1.6 मीटर ऊंचा, 2.3 मीटर लंबा स्टील का जानवर फर्श पर फैला पड़ा था, जिसने लगभग पूरे बेडरूम को घेर रखा था। जू झो ने कृपाण दांतेदार ड्रैगन जानवर को देखा और हल्की सी आह भरी। पिछले 10 दिनों में ये जीव काफी बड़ा हो गया था। इसकी ऊंचाई लगभग एक वयस्क मनुष्य जितनी थी। इस आकार के शरीर के साथ मैं इसे 1000 दानव गुफा में कैसे ले जाऊं? इस समय जू झो की चिंता और भी बढ़ गई। 1000 दानव गुफा 3 दिन में खुल जाएगी। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह वास्तव में परेशानी का कारण बन जाएगी। अगले दिन जब जू झो उठा तो उसने अपने फोन पर कई अपठित संदेश पाए।
जू झोऊ ने उन्हें खोला और तुरंत आश्चर्य व्यक्त किया। पैसा आ गया। उनके बैंक खाते में 1.09 मिलियन अतिरिक्त धनराशि थी। इनमें से $1 मिलियन लियू किंगयुआन के निजी खाते से स्थानांतरित किए गए थे। शेष $90,000 जिया परिवार के चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित किए गए, जो संभवतः मासिक रूप से वितरित किए जाने वाले 1 मिलियन के वार्षिक भत्ते का हिस्सा थे। इस समय जू झोऊ बहुत खुश था। उसने पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था। 10 लाख से अधिक, जो कई लोगों के लिए जीवन भर काम करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जल्द ही जू झोऊ शांत हो गया और लियू किंगयुआन द्वारा भेजे गए संदेश पर नजर डाली। नकदी आपके खाते में जमा कर दी गई है और खेती के संसाधन कुछ ही दिनों में आपको भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा ए लेवल के सदस्य के रूप में आप सीधे जिया के विशेष हथियार खरीद सकते हैं। यहाँ जिया परिवार का आंतरिक लिंक है। बेशक एक बार जब आप ऑर्डर दे देंगे तो दक्षिणी राज्य से आपके स्थान तक उसे भेजने में थोड़ा समय लगेगा। संदेश बहुत संक्षिप्त था। लियू किंगयुआन ने आंतरिक खाता और पासवर्ड भी भेजा, जिसमें पासवर्ड की कुल 8 परतें शामिल थीं, जो बहुत जटिल थीं। पढ़ना समाप्त करने के बाद जू झोऊ ने तुरंत लिंक पर क्लिक किया। 8 परत पासवर्ड अनलॉक करने के बाद उसकी आंखों के सामने चमकदार उत्पादों की एक श्रृंखला प्रकट हो गई। बुनियादी खेती औषधि, प्राथमिक खेती औषधि, मध्यवर्ती खेती औषधि, उन्नत खेती औषधि। अनुकूलित जिया युद्ध कवच, ई स्तर 100 प्रकार कवच, ई स्तर 200 प्रकार कवच, ई स्तर 300 प्रकार कवच। अनुकूलित जिया हथियार ... प्राथमिक साधना औषधि के लिए 3000 युआन। जू झोऊ को कीमत सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। प्राथमिक खेती औषधि के लिए स्कूलों को आधिकारिक आपूर्ति की लागत केवल 1000 है, लेकिन अगर बाहर से खरीदा जाए तो कीमत 3 गुनी हो जाती है। मध्यवर्ती खेती की औषधि की कीमत और भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी, जिसकी कीमत प्रति बोतल 10,000 थी। ये 10 लाख नकद केवल 100 बोतल मध्यवर्ती औषधि ही खरीद सकता है। जू झोऊ दंग रह गया। 1 मिलियन से लिंजियांग शहर में एक घर खरीदा जा सकता है। हालांकि खेती के लिए औषधियों की खरीद की सीमा थी, जो प्रति माह अधिकतम 10 बोतलें थी। एक क्षण के बाद जू झोऊ ने असहायता से अपना सिर हिलाया और युद्ध कवच के परिचय को देखा। ये सभी कवच जिया अनुकूलित युद्ध कवच थे, जो सामान्य कवचों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे तथा इनके प्रभाव भी प्रबल थे, जो आमतौर पर बाहर उपलब्ध नहीं थे। कवच को गुणवत्ता के आधार पर ए स्तर से ई स्तर तक वर्गीकृत किया गया था। ई स्तर 100 प्रकार का कवच प्रथम श्रेणी के उत्परिवर्ती जानवर से होने वाली क्षति का 5% प्रतिपूर्ति कर सकता है। ई स्तर 200 प्रकार का कवच प्रथम श्रेणी के उत्परिवर्ती जानवर से होने वाली क्षति का 15% प्रतिपूर्ति कर सकता है। ई स्तर 300 प्रकार का कवच प्रथम श्रेणी के उत्परिवर्ती जानवर से होने वाली 40% क्षति की भरपाई कर सकता है। परिचय पढ़ने के बाद जू झोऊ मन ही मन चौंक गया। ई लेवल 300 प्रकार का कवच 40% क्षति की भरपाई करता है। ये लगभग आधे के बराबर है। इसके अलावा यह एक प्रथम श्रेणी का उत्परिवर्ती जानवर है। यद्यपि जू झोऊ की वर्तमान ताकत बहुत अधिक थी, फिर भी प्रथम श्रेणी के उत्परिवर्ती जानवर के खिलाफ उसकी जीत की संभावना अधिकतम 10% थी। शून्य क्रम से प्रथम क्रम तक की छलांग गुणात्मक थी। यदि कोई प्रथम श्रेणी का उत्परिवर्ती जानवर, जो छिपकर चलने में माहिर है, अचानक हमला कर दे तो प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिलेगा। उस समय ये कवच जीवन रक्षक होगा। लेकिन जब उसने कीमत देखी तो वह चौंक गया। 40,000। यह इतना महंगा कैसे हो सकता है? एक कवच की कीमत 40,000 युआन क्यों है? क्या यह डकैती है? जू झोऊ कुछ हद तक असंतुष्ट था, लेकिन नीचे दिए गए विवरण को देखने के बाद वह अवाक रह गया। शुक्र ग्रह से प्राप्त विशेष सामग्रियों से निर्मित। बस एक साधारण सा वाक्य। जू झोऊ को तुरंत समझ आ गया कि कीमत इतनी अधिक क्यों थी। ये घरेलू नहीं था, यह विदेशी था। 40,000, ये तो बहुत महंगा है, जू झोऊ ने मन ही मन कहा। लेकिन उसे वे खतरे याद आ गए जिनका जिक्र शिक्षक ने कल किया था। इसे खरीद लो, जू झोऊ ने दांत पीसते हुए ऑर्डर दे दिया। धन की तुलना में जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। ऑर्डर देते समय उन्होंने थोड़ा सोचा और निर्णय लिया कि वे सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 ई लेवल 300 प्रकार के कवच खरीदेंगे। शेष राशि 290,000। बाद में जू झोऊ ने हथियार पृष्ठ भी ब्राउज किया। वे भी जिया अनुकूलित हथियार थे। जिया अनुकूलित हथियार बाहर के साधारण हथियारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। ये शक्ति में वृद्धि थी।
कुछ चयन के बाद जू झोउ ने ई-300 प्रकार के टैंक चाकू पर 250,000 युआन खर्च किए। ई-300 प्रकार का टैंक चाकू 10% प्रवर्धन प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस 10% को कम मत आंकिए। उदाहरण के लिए समान माउंटेन ब्रेकिंग सेबर तकनीक के साथ साधारण हथियार 100 यूनिट बर्स्ट ला सकते हैं, जबकि ज़िया हथियार 110 यूनिट बर्स्ट ला सकते हैं। पहले से ही अत्यंत भयानक शेष 40,000 युआन को शू झोउ ने अपने पास नहीं रखा और मध्यवर्ती साधना औषधि की 4 बोतलें खरीद लीं। इस समय तक पैसा लगभग खर्च हो चुका था। शेष राशि 0। एक पल के बाद खाली बैंक बैलेंस को देखकर जू झोउ गहरी सोच में पड़ गया। उसने अभी अभी 10 लाख से अधिक की धनराशि प्राप्त की थी और वह बहुत अमीर महसूस कर रहा था। वह अचानक फिर से कंगाल कैसे हो गया? जल्द ही जू झोउ ने इनके बारे में चिंता करना बंद कर दिया। एक बार ये उपकरण आ जाएं, तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी। वह अपने मुंह के कोने पर हल्का सा मुस्कुराया। उपकरण बाह्य हो सकते हैं, लेकिन बाह्य चीजें भी शक्ति का हिस्सा हैं। संतुष्ट मन से जू झोउ उठकर कमरे से बाहर चला गया और नाश्ते के लिए चला गया। नाश्ते के बाद जू झोउ ने थोड़ी देर के लिए यार्ड में कृपाण तकनीक का अभ्यास किया। कल रात उसने काओ योन द्वारा दी गई कृपाण तकनीक की चौथी परत को लगभग समझ लिया था, लेकिन उनकी कृपाण तकनीक अभी भी तीसरे स्तर पर ही थी। After he truly perfected the third layer, he could attempt to practice the fourth layer of the mountain breaking saber technique. At 9 in the morning, Zhu Zhou headed to school with his tang knife on his back. Then, he headed straight for the principal's office, planning to learn about the Thousand Demon Cave from the principal. But when he reached the principal's office door, he found several people inside. Zhu Zhou frowned. He was very familiar with those people. Shi Lei. Zhu Zhou was surprised. It turned out to be Shi Lei's group of inner city students. They had not been seen for days. Why were they appearing in the principal's office? Sister. At this time, Zhu Zhou suddenly noticed that Li Ruoxi was also inside. At this moment, Shi Lei was standing in the office, complaining to the principal. Principal, take a look at my classmate. Behind Shi Lei, several inner city students had bruised faces, some with broken arms in odd curved positions. Principal, Shi Lei said solemnly, Li Ruoxi beat them up like this, won't you do something? The principal frowned deeply. He well knew Li Ruoxi's character, hating evil like a foe. But today was precisely the day rewards for the top 100 were distributed, and at this critical time, she beat a group of inner city students into serious injuries. He believed Li Ruoxi wouldn't be so foolish. After a moment, the principal slowly said, Li Ruoxi, can you explain yourself? Li Ruoxi showed no expression, calmly saying, it wasn't me. Wasn't you? Shi Lei sneered and said, who else in the school besides you could beat them like this? Who else would Dare? 10 days ago, right under the senior year's teaching building, many saw you lay hands on us. The principal also looked at Li Ruoxi, saying solemnly, indeed, someone reported to me that you hit them 10 days ago. Li Ruoxi frowned and said, at the time, they bullied Zhu Zhou, and I only intimidated them without causing injury. 10 days ago, she did indeed act. At that time, Shi Lei mocked Zhu Zhou as a frog in a well. She couldn't tolerate it and went over to teach a lesson, but it was just intimidation, not truly getting serious. Afterward, these people didn't even get a scratch, let alone beating this group to serious injuries. Now, these inner city students' arms were broken, and such serious injuries were not caused by her at all. Principal, she won't admit it. Shi Lei sneered, all my brothers are from the inner city, no one else in the school would lay hands on them. Only Li Ruoxi has a grudge against us. Shi Lei solemnly said, I think it's unnecessary to investigate this anymore. Just deduct her top 100 reward for this month. Li Ruoxi laughed. So after all that, the other side's intention was clear. उसने Shi Lei को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, मेरे पिछले महीने के साधना संसाधनों को रोक लो और अब इस महीने के शीर्ष 100 इनाम में कटौती करने का तरीका खोजने की कोशिश करो। Shi Lei, तुम वास्तव में लियुही के अच्छे कुत्ते हो। उसने स्पष्ट रूप से उनके उद्देश्य का अनुमान लगाया। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि उसे खेती के संसाधन न मिल सकें, जिससे उसकी शक्ति कमजोर हो जाए। जैसे ही संतुलन बदला और वे 1000 दानव गुफा में प्रवेश कर गए, लियुहे के लिए उससे निपटना आसान हो गया। ली रुक्सी का चेहरा ठंडा था जब उसने कहा, प्रिंसिपल, ये सब उनके द्वारा ही रचा गया हो सकता है। तुम बकवास कर रहे हो।
शिलेई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपके अनुसार क्या उन्होंने खुद को घायल किया? ये चोटें खुद से नहीं लगी हैं, ये स्पष्ट रूप से किसी के द्वारा पीटे जाने के कारण लगी हैं। शिलेई ने ली रूक्सी की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पूरा स्कूल जानता है कि हमारे बीच दुश्मनी है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बहस करना बंद करो और इसे स्वीकार करो। ली रूक्सी ने उन्हें ठंडी निगाहों से देखा, उसका सुंदर चेहरा और भी ठंडा हो गया, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। सबकी नजरों में वह निश्चित रूप से सबसे अधिक संदिग्ध लग रही थी। केवल वह ही जानती थी कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन वह इसे साबित कैसे कर सकती थी। इसके बाद प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, हजार दानव गुफा खुलने वाली है, ऐसे महत्वपूर्ण समय पर ली रूक्सी बेतरतीब ढंग से कोई कदम नहीं उठाएगी। शिलेई का चेहरा थोड़ा बदल गया, उसे लगा कि प्रिंसिपल ली रूक्सी की ओर झुक रहा है। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर वह नहीं तो क्या वह मैं था? मुझे पता है ये किसने किया। इसी समय दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। जू झो धीरे धीरे अंदर आया, उसने शिलेई की ओर देखा और फिर शिलेई के पीछे बैठे शहर के छात्रों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर चोट के निशान थे और वे अपना सिर झुकाए हुए थे। शिलेई ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और डांटा, जू झो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जू झो ने उसकी उपेक्षा की और शहर के भीतरी इलाकों के छात्रों के समूह के पास पहुंच गया। उन्होंने इन घायल छात्रों की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, लियू हे ने तुम्हें इस तरह चोट पहुंचाई है और तुम अभी भी उसके पालतू कुत्ते बने हुए हो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, शिलेई का चेहरा तुरंत बदल गया। कार्यालय में अचानक शांति छा गई। अभी अभी जू झो के इन शब्दों का क्या मतलब था? क्या इस घटना के पीछे लियू हे का हाथ था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बगल में ली रूक्सी की नजर भी चमक उठी, मानो उसने कुछ समझ लिया हो। जू झो, तुम्हारा क्या मतलब है? शिलेई चिल्लाया। जू झो ने शांति से कहा, क्या मैंने खुद को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया है? उनकी चोटें लियू हे के कारण थीं। आप क्या बकवास कर रहे हैं? शिलेई ने ठंडे स्वर में कहा, हम में से कुछ लोग इनर सिटी से हैं और भाई लियू के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। वह उन पर हमला क्यों करेगा? क्या ऐसा है? जू झो ने उसकी ओर देखा, उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने मामले का सार समझ लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह समूह पिछले कुछ दिनों से इतना शांत था। अब ऐसा लग रहा था कि वे आज के लिए तैयारी कर रहे थे। आज वह दिन था जब शीर्ष 100 रैंकिंग के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। इनर सिटी के इतने सारे छात्रों की पिटाई के बाद ली रूक्सी के अलावा स्कूल को कोई अन्य संदिग्ध नहीं मिल सका। यदि ली रूक्सी का नाम साफ करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, तो प्रिंसिपल सीधे तौर पर उनके शीर्ष 100 पुरस्कार को रोक नहीं सकता था, लेकिन इसमें देरी हो सकती थी। सामान्य दिनों में देरी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जब हजार दानव गुफा खुलने वाली है, लीडरबोर्ड पर शीर्ष 10 प्रतिभागी अंतिम प्रयास कर रहे थे, इसलिए शीर्ष 100 का पुरस्कार महत्वपूर्ण था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लीडरबोर्ड पर शीर्ष 10 के लिए पुरस्कार अत्यंत उदार हैं। यदि ली रूक्सी को इनाम नहीं मिल पाता, तो उसके और लियू हे के बीच ताकत का अंतर अनिवार्य रूप से बढ़ जाता। ये वही है जो लियू हे ने देखने की आशा की थी। इसलिए जू झो को यकीन था कि इसके पीछे लियू ही था। लियू हे एक हिंसक स्वभाव का है। जू झो ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी बहन उसके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए गुस्से में उसने आप सभी पर अपना गुस्सा निकाला और चाहता था कि आप बाद में मेरी बहन पर इसका आरोप लगा दें। क्या मैं गलत हूँ? इनर सिटी के छात्रों के चेहरे थोड़े बदल गए, लेकिन उन्होंने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। ये देखकर जू झो अपने दिल में और भी अधिक आश्वस्त हो गया। यद्यपि यह मामला अपमानजनक लग रहा था, जैसा कि शिलेई ने कहा, स्कूल में कोई भी अन्य व्यक्ति न तो कोई कार्रवाई करेगा, न ही वे खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिर ये लियू ही होना चाहिए। जू झो ने उनकी ओर देखा और कहा, आप सभी लियू हे के प्रति वफादार हैं, फिर भी उसने आपको इस तरह से घायल कर दिया है। क्या आप अभी भी उसके साथ खड़े होने का इरादा रखते हैं? मेरे विचार में लियू हे आपको इनर सिटी के लोगों के रूप में बिल्कुल भी नहीं, बल्कि केवल कुत्तों के रूप में देखता है। ये सुनकर सबके चेहरे पर भाव बदल गए। जू झो, शिलेई ने डांटा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या मैं गलत हूँ? जू झो ने समूह की ओर देखते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया, आप सभी इनर सिटी के छोटे परिवारों से आते हैं, जबकि लियू हे एक बड़े परिवार से आता है। उसकी नज़र में आप और वह एक ही तरह के लोग नहीं हैं। अन्यथा वो तुम पर हमला क्यों करेगा?
जू झोऊ ने धीरे से कहा, लियू हे की नज़र में तुम्हारे जैसे छोटे परिवारों के सदस्य कुत्तों से अलग नहीं हैं। इन शब्दों से इनर सिटी के छात्रों के शरीर कांप उठे। फिर भी किसी ने भी जू झोऊ की ओर देखने के लिए अपना सिर नहीं उठाया, बोलना तो दूर की बात थी। उनके बगल में शिलेई ने अचानक एक ठंडी हंसी निकाली। जू झोऊ बाहरी शहर जिले के एक साधारण नागरिक के पास इनर सिटी मामलों के बारे में बोलने की क्या योग्यता है? यहाँ तक कि आंतरिक शहर के छोटे परिवारों के सदस्यों के साथ भी बाहरी शहर जिले के लोग सहजता से चर्चा नहीं कर सकते। भाई लियू जैसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, जो एक बड़े परिवार से आते हैं। उसने शू झोऊ को ठंडे भाव से देखा। तुम्हारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है। प्रिंसिपल ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। यह उनका कार्यालय था और इस युवक को उनकी मौजूदगी में उनकी अवहेलना करते हुए ऐसी बातें कहने का साहस हुआ। शीले, क्या तुम मरना चाहती हो? ली रुक्सी अचानक बोली। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वो एक कदम आगे बढ़ी, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। बहन, आवेगपूर्ण मत बनो। जू झोऊ ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और अपना सिर हिलाया। ली रुक्सी ने उसकी ओर देखा, दांत भींचे, लेकिन अंत में उसने जू झोऊ की बात सुनी और आगे कदम नहीं बढ़ाया। ये देखकर शिलेई ने उपहास किया। जू झोऊ ने शिलेई की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर आउटर सिटी डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई योग्यता नहीं है तो क्या दक्षिणी राज्य जिया परिवार के पास ये है? शिलेई ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? जू झोऊ ने प्रिंसिपल की ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। प्रिंसिपल, अब मुझे जिया परिवार का सदस्य माना जाता है ना? प्रिंसिपल ने थोड़ा सिर हिलाया। जू झोऊ वर्तमान में दक्षिणी राज्य जिया परिवार के 7 स्तर की सदस्यता का दर्जा प्राप्त है। बूम। freewebnovel.com। इन शब्दों के साथ ही कार्यालय में सन्नाटा छा गया। तब इनर सिटी के सभी छात्रों ने आश्चर्य व्यक्त किया। दक्षिणी राज्य जिया परिवार ए स्तर सदस्य, क्या ये दक्षिणी राज्य के आंतरिक शहर में रहने वाला वह बड़ा परिवार है? जू झोऊ जिया परिवार का इस स्तर का सदस्य है। घटनास्थल पर मौजूद इनर सिटी के सभी छात्रों की आंखें चौड़ी हो गईं। यहां तक कि ली रुक्सी ने भी जू झोऊ को अविश्वास से देखा। वह कल की घटनाओं के बारे में नहीं जानती थी। शिलेई का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। अचानक प्रिंसिपल की ओर देखते हुए, जू झोऊ जिया परिवार का सदस्य कब बन गया? ये जानना महत्वपूर्ण है कि वह स्वयं इनर सिटी में केवल एक सी स्तर का सदस्य था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही इनर सिटी के निवासी थे और उनका घरेलू पंजीकरण भी वहीं था। अन्यथा अपनी प्रतिभा के बावजूद वह सी स्तर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जू झोऊ ए लेवल। शिलेई को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह विश्वास नहीं करना चाहती थी। लेकिन प्रिंसिपल ने गंभीरता से कहा, कल जू झोऊ ने जिया परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्हें अगले 10 वर्षों के लिए ए स्तर की सदस्यता मिलेगी और भविष्य में एस स्तर तक अपग्रेड होने की संभावना है। क्या एस स्तर? हर कोई हैरान था। ये खबर पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। इनर सिटी के प्रमुख परिवारों ने शायद ही कभी एक वर्ष में एस स्तर के सदस्य की भर्ती की हो। यहाँ तक कि इन परिवारों में भी प्रत्यक्ष वंश से आने वाले लोग आवश्यक रूप से एस स्तर के नहीं थे। केवल एस स्तर की स्थिति तक पहुंचने वाले लोग ही असाधारण थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि शिलेई को एक अभूतपूर्व झटका लगा हो। वह कांपने लगी और लगभग गिर पड़ी। एस स्तर के सदस्य इनर सिटी के विलक्षण प्रतिभाशाली लोग हैं, वास्तव में स्वर्ग का गौरव है। सामान्य दिनों में तो उनके पास किसी से बात करने की भी योग्यता नहीं होती थी, और अब जू झोऊ एस स्तर का सदस्य बन सकता है। शिलेई अंदर तक हिल गया। जू झोऊ ने उनके विचारों की उपेक्षा की। उन्होंने शिलेई की ओर देखा और हल्के से कहा, क्या अब मेरे पास योग्यता है? तुम? शिलेई का चेहरा बदसूरत लग रहा था क्योंकि वह लाल आंखों से उसे घूर रहा था, शब्द खोजने में असमर्थ था। जू झोऊ ने उसे अनदेखा करते हुए इनर सिटी के छात्रों के समूह को देखना जारी रखा। प्रिय सीनियर्स, मई का महीना आ चुका है और कॉलेज प्रवेश परीक्षा भी जल्द ही आने वाली है। जू झोऊ ने धीरे से कहा, आप सभी वरिष्ठ हैं, आपको परीक्षा के महत्व को समझना चाहिए। लेकिन आपकी वर्तमान स्थिति में आप परीक्षा कैसे देंगे? लियू हे ने क्रोध में आकर तुम पर हमला करते समय तुम्हारे भविष्य के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने गंभीरता से कहा, वह तुम्हारे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार कर रहा है और फिर भी तुम उसका समर्थन कर रहे हो। इस समय इनर सिटी के कुछ छात्रों ने ऊपर देखा। उनकी आंखें रक्तम तीव्रता से भरी हुई थीं। अन्य लोगों ने अपनी मुट्ठियां हल्की सी भींच ली तथा उनके कंधे कांप रहे थे।
ये देखकर शिलेई खुद को रोक नहीं सका। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, जू झोऊ, यहाँ अपनी भ्रांतियां फैलाना बंद करो। प्रधानाचार्य। अचानक यूनिवर्सिटी के छात्रों में से एक ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, ये लियू हे था, इसी ने हम पर हमला किया था। वांग टाई। शिलेई ने अचानक उसे गुस्से से घूरते हुए देखा। जू झोऊ सही कह रहा है। वांग टाई ने लाल आंखों से दांत पीसते हुए कहा, हम 3 साल से लियू हे का पीछा कर रहे हैं और वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। एक बेकार आदमी जो ली रुक्सी का पीछा नहीं कर सकता, इसलिए वह हम पर अपना गुस्सा निकालता है। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, यूनिवर्सिटी के अन्य छात्रों ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया। इसके बाद मानो वे अपनी शिकायतें रोक नहीं पाए हों, वे सभी प्रिंसिपल के सामने अपनी शिकायतें उगलने लगे। प्रिंसिपल, वांग टाई सही कह रहे हैं, लियू ही ने ऐसा किया है। इसके अलावा ली रुक्सी को फंसाने का विचार हुआंग यूनिक्सुआन का था। उसने कहा कि इससे ली रुक्सी का शीर्ष 100 पुरस्कार कम हो जाएगा। वह कमीना लियू ही सोचता है कि वह हमें मार सकता है, क्योंकि वह एक बड़े परिवार से है। उसके लिए हम कुत्तों की तरह ही अच्छे हैं, बस जब चाहे बुलाए और चले जाएं। एक क्षण के लिए छात्र शिकायतों से भर गए। कुछ लोग अपने आंसू नहीं रोक सके और खुलकर बहने लगे। ये दृश्य देखकर प्रिंसिपल आश्चर्यचकित रह गए। अप्रत्याशित रूप से शू झोऊ के कुछ शब्दों ने उन्हें स्वेच्छा से कबूलनामा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें पूरी कहानी समझ में आ गई। अब उसे भी समझ आ गया। इस मामले में न केवल लियू हे शामिल थे, बल्कि हुआंग यूनिक्सुआन भी इसमें शामिल था। ली रुक्सी ने जू झोऊ को उलझन भरी निगाहों से देखा, क्योंकि ये दूसरी बार था जब उसने उसे मुसीबत से बाहर निकालने में मदद की थी। बचपन से ही उसने कभी नहीं सोचा था कि जू झोऊ उसकी किसी भी चीज में मदद कर सकता है। लेकिन लगातार 2 बार शू झोऊ तब प्रकट हुआ जब वह गहरे संकट में थी। जू झोऊ, धन्यवाद, ली रुक्सी ने मन ही मन सोचा। इस समय जू झोऊ ली रुक्सी के विचारों से अनजान था। वह प्रिंसिपल की ओर मुड़ा और गंभीरता से बोला, प्रिंसिपल, इस मामले को यहीं रहने दीजिए। ये स्पष्ट है कि किसे सजा मिलनी चाहिए। मुझे पता है। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया और शिलेई की ओर मुड़ते हुए सख्ती से कहा, सही और गलत के बारे में अनभिज्ञ होने, फंसाने और बदनाम करने के कारण शिलेई, इस महीने के लिए आपका शीर्ष 100 पुरस्कार रद्द कर दिया गया है। जहां तक लियू हे और हुआंग यूनिक्सुआन की बात है, उन्होंने लियू हे और हुआंग यूनिक्सुआन की सजा की सार्वजनिक घोषणा नहीं की, लेकिन उसके चेहरे को देखकर स्पष्ट था कि सजा बहुत कड़ी होने वाली थी। प्रिंसिपल की बातें सुनकर शिलेई का चेहरा बेहद उदास हो गया। वह ली रुक्सी के शीर्ष 100 पुरस्कार को रद्द करने के इरादे से यहाँ एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे। न केवल योजना विफल हो गई, बल्कि उसका अपना शीर्ष 100 पुरस्कार भी रद्द कर दिया गया। लियू हे को भी सजा का सामना करना पड़ा। शिलेई ने दांत पीसकर शू झोऊ की ओर एक नजर डाली और फिर चुपचाप वहां से चला गया। इंतजार। तभी जू झोऊ ने धीरे से कहा, शिलेई, 10 दिन पहले तुमने मुझे कुएं का मेढक कहा था। आज तुमने मेरी बहन पर झूठा आरोप लगाया। मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त किया है। मैं एक प्रथम वर्ष का छात्र होने के नाते आपको एक वास्तविक मुकाबले के लिए चुनौती देता हूं। वह जानता था कि शिलेई दुखी और नाराज है, लेकिन जू झोऊ ने भी काफी समय तक शिलेई को सहन किया था। इन शब्दों से वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। जू झोऊ वास्तव में शिलेई को चुनौती देने जा रहा था। क्या आपको डर नहीं है कि वह क्रोध में आकर कोई गलत काम कर देगा? जू झोऊ, प्रिंसिपल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरी सजा काफी कड़ी नहीं है और तुम मामले को अपने हाथ में लेना चाहते हो? सावधान रहो। प्रिंसिपल, कृपया मुझे प्रयास करने दीजिए, जू झोऊ ने गंभीरता से कहा। कुछ ही दूरी पर शिलेई के कदम रुक गए। वह पीछे मुड़ा, उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। जू झोऊ, क्या तुम सच में मुझे चुनौती देना चाहते हो? मुझे यकीन है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। शिलेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। उसका चेहरा और भी अधिक क्रूर लग रहा था। इस समय वह उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने शुरू में सोचा था कि आज वह जू झोऊ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जू झोऊ ने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। और यह एक वास्तविक चुनौती है। यदि उसने अब शू झोऊ को पूरी तरह से बर्बाद नहीं किया, तो उसका गुस्सा जारी रहेगा। शिलेई के चेहरे पर एक भयावह भाव प्रकट हुआ। उसे अनदेखा करते हुए जू झोऊ प्रिंसिपल की ओर मुड़ा। प्रिंसिपल, क्या आप यहाँ ठीक हैं? कार्यालय काफी विशाल था, लगभग 2 कक्षाओं के आकार का, द्वंद्वयुद्ध के लिए पर्याप्त जगह से भी अधिक।
प्रिंसिपल ने जू झोऊ को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे पता था कि जू झोऊ का मार्शल कौशल तीसरे स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन लीडरबोर्ड के शीर्ष 20 में किसी को चुनौती देना ये बहुत कठिन है। हालांकि एक क्षण बाद प्रिंसिपल ने सिर हिला दिया। बस इतना गड़बड़ मत करो, समझा। इन शब्दों के साथ जू झोऊ ने अचानक अपनी पीठ से तलवार खींच ली। स्वाइप, लंबा ब्लेड म्यान से बाहर आ गया। गति बहुत बढ़ गई। अगले ही क्षण एक चमकदार ब्लेड की रोशनी दिखाई दी और कार्यालय में हिंसक जानलेवा हवा का झोंका आया, जिसने सभी को अंदर तक हिला दिया। ब्लेड की रोशनी ने उत्पात मचाया, क्यूई रक्त उबल पड़ा। ब्लेड प्रकाश, क्यूई रक्त, हत्या का इरादा। इस क्षण ये सब एक हो गया। एक औसत व्यक्ति के लिए लगभग 140 कैलोरी के बराबर क्यूई रक्त का बल अचानक प्रस्फुटित हुआ। हड़ताल। सभी ने केवल एक जोरदार चीख सुनी, जिसके बाद एक अविश्वसनीय रूप से चमकदार ब्लेड की रोशनी, बिजली की चमक की तरह, सीधे शिलेई की ओर बढ़ी, जो कुछ ही दूरी पर थी। शिलेई का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि प्रिंसिपल और आसपास के यूनिवर्सिटी के छात्रों के भी हाव भाव बदल गए। तेज, सटीक, भयंकर, एक अत्यंत तीव्र हमला। ब्लेड की रोशनी बिजली के बोल्ट की तरह थी, जो एक पल में फफ की आवाज के साथ शिलेई के शरीर को भेदती हुई गुजरी। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे अनेक ब्लेड लाइटें प्रकट हो गई हों। शिलेई का शरीर पीछे की ओर उछला और उसके पीछे की दीवार से बुरी तरह टकराया। इसके बाद 4 शाखाएं उड़कर जमीन पर गिर गईं। टकराना। सबने देखा कि शिलेई के हाथ और पैर कटे हुए थे और खून बह रहा था। उसके अंग अंग कट गए। शिलेई, जिसे मानव छड़ी में काट दिया गया था, जमीन पर गिर गया और वहीं बेहोश हो गया। वहां मौत